हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी इस जावा की सीरीज में। और आज हम कलेक्शन इंटरफेस के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और इसे शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हमने देखा था कि हमारी कलेक्शन इंटरफेस की हायरार्की में ना हमारा कलेक्शन कहाँ स्टैंड करता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा मोटा मोटा बनाऊं, सबसे पहले होता है हमारा आईट्रेबल इंटरफेस और इसी आईट्रेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करता है हमारा कलेक्शन इंटरफेस और दोनों के दोनों ही इंटरफेस हैं। अब इस कलेक्शन इंटरफेस के नीचे मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एक हमारा लिस्ट इंटरफेस होता है, एक हमारा सेट इंटरफेस होता है और एक हमारा होता है क्यू इंटरफेस। कुछ इस तरीके से, है ना। बेसिकली कलेक्शन इंटरफेस सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का पेरेंट है, चाहे वो लिस्ट हो, सेट हो, क्यू हो। हर कलेक्शन, हर डेटा स्ट्रक्चर का जो पेरेंट है वो है हमारा कलेक्शन इंटरफेस। तो कलेक्शन इंटरफेस ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। ये हमें बताता है कि कोई भी कलेक्शन, चाहे वो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, वो क्या क्या कर सकती है। तो इसमें हर वो मेथड होंगे जो हम हर कलेक्शन में परफॉर्म कर सकते होंगे, राइट। अच्छा, अब एक और चीज़, जब भी हम अपने कोड में कुछ इस तरह लिखें, लेट से मैंने लिखा कलेक्शन और हमें पता है कलेक्शन जेनरिक्स यूज़ करता है, तो मैंने लिखा यहाँ पे लेट से इंटीजर। तो कलेक्शन इंटीजर सी इक्वल टू न्यू। अब इंटरेस्टिंगली जब मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू, तो मैं यहाँ पे कोई भी क्लास एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे लिस्ट की कोई भी क्लास एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एरे लिस्ट भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे हमारा हैश सेट भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे हमारा लेट से एरे डी क्यू भी लिख सकता हूँ। मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई भी अपनी कंक्रीट क्लास। और इंटरेस्टिंगली उस हर कंक्रीट क्लास को हमारा ये जो सी वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल कलेक्शन नाम का, उसको हैंडल कर लेगा, है ना। अब हम इस सी पे कौन से मेथड कॉल कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं सी डॉट और यहाँ पे हम हर वो मेथड कॉल कर सकते हैं जो हमारे कलेक्शन इंटरफेस के अंदर होते होंगे। और यहाँ पे कौन से मेथड्स होते होंगे, बेसिकली हर वो मेथड जिसको जावा को लगता है जो हर कलेक्शन पे लगाए जा सकते हैं। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे हमें ये फायदा मिलता है कि अगर हम कहीं भी कलेक्शन के साथ काम कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है। हमें नहीं पता कौन सा हो सकता है, अंदर से एरे लिस्ट हो, लिंक लिस्ट हो, हैश सेट हो, एरे डी क्यू हो, कोई भी हो, राइट। हमें बस पता है कि हम उस कलेक्शन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उस कलेक्शन में किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, हम उस कलेक्शन में किसी एलिमेंट को लेट से रिमूव कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे बेसिक ऑपरेशंस जो हमें कलेक्शन पे कर सकते हैं और वो कॉमन हो जाते हैं हमारे किसी भी कलेक्शन के लिए, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के लिए, राइट। तो यहाँ पे ना हमारे इनहेरिटेंस का और पॉलीमॉर्फिज्म की बहुत सुपर पावर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम इस कलेक्शन को किसी डेटा स्ट्रक्चर के साथ भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब कलेक्शन इंटरफेस के सारे मेथड्स देखने से पहले हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस के बारे में बात करना चाहते हैं कि जावा में ना हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक है हमारे पास कलेक्शन एज एन इंटरफेस, ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है। और एक है हमारे पास जावा में कलेक्शंस करके क्लास, उसमें एक एक्स्ट्रा एस लगता है और ये हमारी एक क्लास है। स्पेसिफिकली ये हमारी एक यूटिलिटी क्लास है, राइट। इंटरेस्टिंगली जावा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक हमारा इंटरफेस होता है या एक हमारी नॉर्मल क्लास होती है और एक उसके आगे बस आप एस लगा देते हो और वो आपकी यूटिलिटी क्लास बन जाती है। ये हमने देखा था ऑब्जेक्ट के केस में कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्लास है विच इज़ पेरेंट ऑफ ऑल क्लास और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट्स करके यूटिलिटी क्लास है, राइट। और सेम यहाँ पे है। तो मैं ये फ़र्क याद रखना है। हम कलेक्शंस क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है वो बाद में देखेंगे, पर आज हम फोकस करने वाले हैं स्पेसिफिकली हमारे कलेक्शन इंटरफेस पे। अब देखो, जितने भी हमारे पास कलेक्शन इंटरफेस में मेथड्स हैं, एक बार मैं वो सारे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। हाँ जी, तो ये देखो, ये है हमारा कलेक्शन इंटरफेस। ये मैंने इसका कंसेप्चुअल व्यू यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है, जो एक्सटेंड करता है हमारी आईट्रेबल इंटरफेस को, ये हमें पता है। और ये हैं उसके सारे मेथड्स, ठीक है। अब कौन कौन से यहाँ पे मेथड्स हैं, अब ऑब्वियसली अगेन जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग में बोला था, हमें सारे मेथड्स याद नहीं करने। हमें ऐसा नहीं है कि बाय हार्ट पता होना चाहिए कि अच्छा ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड है, वगैरह वगैरह। हमें बस एक लॉजिकल ग्रुपिंग पता होनी चाहिए कि कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। और ये ना बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल साउंड करेगा आपको अगर आप सिंपल फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल लगाओ और आप सोचो कि अगर मुझे आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर दे दो, उसमें ऐसे कौन से बेसिक ऑपरेशन है जो मैं कर सकता हूँ, वो सब आ जाएंगे कलेक्शन के अंदर। क्योंकि आप सोचो, कलेक्शन वही ऑपरेशंस को अपने पास रखेगा या वही मेथड्स को अपने पास रखेगा जो हर कलेक्शन के लिए पॉसिबल होंगे। क्योंकि अगर कोई मेथड लिस्ट स्पेसिफिक है तो वो लिस्ट इंटरफेस के अंदर आएगा, अगर कोई मेथड सेट स्पेसिफिक है तो वो सेट के अंदर आना चाहिए। पर कलेक्शन के अंदर हमारा हर वो मेथड हो सकता है जो सारे कलेक्शन में कॉमन है, ठीक है। तो एक बार ना इसको लॉजिकल ग्रुपिंग के हिसाब से देखते हैं। आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास है कोई कलेक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट से हमारे पास है कोई कलेक्शन लेट से ऑफ इंटीजर
और उसको मैं नाम देता हूँ C इक्वल टू न्यू। अब इस न्यू के आगे आपको पता है मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, राइट? कोई भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ। तो ये जो मेरे पास है C कलेक्शन, इसके पास मैं कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ? मैं किसी भी कलेक्शन का साइज तो कॉल कर ही सकता हूँ, राइट? अगर मेरे पास कलेक्शन एक कंटेनर है तो मुझे उस कंटेनर का साइज पता लगाने के लिए सिंपल कॉल करना है एक साइज मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास साइज है, हमारे पास एक इज एम्प्टी जो बताएगा हमारी कलेक्शन खाली है या नहीं, ये तो बहुत सिंपल है। और हमारे पास एक मेथड है कंटेन्स जो बताएगा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हम ये मेथड एक एक करके सारे कोड में जाके देखेंगे, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। पर जब हम इनको लॉजिकली ग्रुप करेंगे तो ये जो आपको इतने सारे मेथड दिख रहे हैं ये आपको बहुत ही नॉर्मल लगेंगे। आपको लगेगा इवन अगर मुझे ये याद नहीं है, मैं बस अपनी IDE में जाके C डॉट करूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पास कौन कौन से मेथड्स हैं और मुझे अपने यूज केस के लिए कौन सा चाहिए। तो चलो फटाफट कोड में चलते हैं और इनको एक एक करके यूज करते हैं। हाँ जी, तो देखो हमने अपने डेमो डॉट जावा करके खाली प्रोजेक्ट बना रखा है। अब क्योंकि हमें कलेक्शन की बात करनी है तो लेट से हम एक कलेक्शन बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटीजर, और इसको हम बोलते हैं लेट से C इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे हमें कोई कंक्रीट डेटा टाइप डालना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर डालना पड़ेगा। तो लेट से अभी के लिए मैं अंडरलाइन एरे लिस्ट के साथ काम करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। अब एक काम करते हैं, अब पहले हम इस पूरे यूटिलिटी पैकेज को ही इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? ओके, अब देखो मैंने आपको कहा सबसे पहले ना हमारे पास ये जो कलेक्शन है मैंने इसके अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ किया, एरे लिस्ट यूज़ किया। तो मेरा काम होना चाहिए इस कलेक्शन में कुछ एलिमेंट ऐड करना। तो लेट से मैंने ऐड कर लिया 1, एक एलिमेंट ऐड कर लिया लेट से 2, एक एलिमेंट ऐड कर लिया लेट से 3। ओके, तो अभी के लिए 3 एलिमेंट्स रखते हैं 1 2 3। और अगेन यहाँ पे आपको एक मेथड ऐड तो समझ आ ही गया होगा, है ना? ये भी अभी हम देखेंगे। अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेथड आता है वो है साइज, और ऑब्वियस है चाहे आप मुझे कोई भी कंटेनर दे दो, राइट, उसका अंडरलाइन कोई भी डेटा स्ट्रक्चर वो यूज करता हो, मैं उसका साइज तो निकाल ही सकता हूँ, है ना? तो बेसिकली मैं हमेशा ऐसे तो कर ही सकता हूँ कि मैं लिखूँ इंट n इक्वल टू अपना C डॉट साइज कुछ इस तरीके से, या फिर मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट भी कर सकता था। तो मैं काम करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ C डॉट साइज, और मुझे पता है मेरा आंसर आना चाहिए C, क्योंकि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का साइज तो होता ही है। तो आंसर आ गया 3, बिल्कुल सही। ये तो आपको देख के पता लग जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और सिंपल सा मेथड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। लेट से मैं डायरेक्टली उसे प्रिंट कर लेता हूँ C डॉट इज एम्प्टी, जो बताएगा कि हमारा कोई भी कलेक्शन खाली तो नहीं है। अब इस केस में हमारे पास आंसर आना चाहिए फॉल्स, ये हमें पता है फॉल्स आ गया, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आप सोचो हमें C डॉट इज एम्प्टी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हम ये नहीं लिख सकते C डॉट साइज इक्वल 0? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? ये भी हमें ट्रू या फॉल्स दे देगा। पर होता क्या है, ये जो इज एम्प्टी है ना, ये कई डेटा स्ट्रक्चर के लिए ऑप्टिमाइज किया होता है, राइट? उस केस में हमेशा हमें C डॉट एम्प्टी ही यूज करना चाहिए। आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑब्वियसली अगर उन्होंने एक मेथड दिया है तो ऑब्वियसली कुछ ज्यादा ऑप्टिमाइज बना रखा है काफी डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। अब देखो हमारा ना जो अगला मेथड है वो है बूलियन कंटेन्स। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो कंटेन्स मेथड है ना, आपको पता है पैरामीटर में क्या लेता है? ये लेता है एक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, ऑब्जेक्ट O, राइट? अब ये कंटेन्स चेक कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट क्यों ले रहा है? क्योंकि आप सोचो आप कैसे चेक करोगे कि हमारे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में या किसी भी कलेक्शन में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, है ना? अब इस कलेक्शन को नहीं पता अंदर से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आने वाला है, इसे नहीं पता, और ये कंटेन्स मेथड इसके पास है, ठीक है? अगर मान लो वो लिंक लिस्ट हुआ या एरे लिस्ट हुआ तो आप एक एक करके सारे एलिमेंट्स पे जाओगे, लूप थ्रू करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है 1 है 2 है 3 है, और मैं चेक कर रहा हूँ कंटेन्स 2, क्या हमारे डेटा स्ट्रक्चर में या हमारे कलेक्शन में 2 है या नहीं है। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? पहले मैं पहले वाले के पास जाऊँगा, बोलूँगा क्या ये 2 है, फिर दूसरे को चेक करूँगा और फिर तीसरे को चेक करूँगा। अगर मैं सेट की बात कर रहा हूँ तो मैं उस पर कॉन्स्टेंट ऑपरेशन में चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कंटेन्स 2 को सीधा हैश करूँगा और मैं कहाँ जाऊँगा? सीधा 2 की बकेट में जाऊँगा, ये हमें पता है। पर जब भी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँगा कि कोई एलिमेंट मेरे पास है या नहीं है, मुझे क्या करना पड़ता होगा? यहाँ पे जो मेरे पैरामीटर में आया है वो, और जो यहाँ पे इस लिस्ट में है वो, उन दोनों को आपस में उनकी इक्वालिटी कंपेयर करूंगा, राइट? बेसिकली मैं ये देखूंगा ना, अगर मैं एरे लिस्ट में हूँ कि क्या 1 इक्वल्स है हमारे जो भी हमने यहाँ O पास किया उसके, वैसे ही क्या 2 इक्वल्स है जो भी हमने यहाँ पे O पास किया उसके, राइट? तो अंदर से वो इक्वल्स कॉल करता होगा, डॉट इक्वल्स, और ये इक्वल्स मेथड हमारा कहाँ है? हमारी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, राइट? तो हमारा सीधा यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना काम चला देगा। तो हम यहाँ पे सीधा का सीधा ऑब्जेक्ट प्रेफर करेंगे पास करना, क्योंकि इक्वल्स मेथड उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। हम सीधा देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट O
हमारे किसी लिस्ट में या हमारे किसी कंटेनर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब ऑब्वियसली हर डेटा स्ट्रक्चर इसको अपनी तरह इंप्लीमेंट करेगा और सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होगी। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में कंटेन्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी, और सेट या मैप्स के केसेस में आपको पता है कंटेन्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी, यानी कि कांस्टेंट टाइम, है ना। ओके, तो इसको मैं देख लेता हूँ। लेट्स से मैं पूछूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे पूछूं कि सी डॉट कंटेन्स, क्या मेरे पास यहाँ पे 2 है। एक काम करता हूँ, इन दोनों को मैं कर लेता हूँ कमेंट, ठीक है। तो हाँ, इस केस में मेरा आंसर आना चाहिए ट्रू, बिल्कुल राइट। इंटरेस्टिंगली मैंने कहा इसको लगा होगा ऑर्डर ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं यहाँ पे एरे लिस्ट की जगह एक हैश सेट यूज कर लूँ, हैश सेट, राइट, हैश सेट, ठीक है। ओके, तो अभी मेरा कोड पूरा वर्क करेगा और अभी भी आंसर ट्रू ही आएगा, बिल्कुल। पर अब मेरी यहाँ पे जो टाइम लगा होगा वो लगा होगा ऑर्डर ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम, राइट। ओके, तो इसको वापस से हम एरे लिस्ट कर लेते हैं। तो वापस इसको हमने एरे लिस्ट कर लिया, ठीक है। तो हमने देख लिया कि साइज क्या है, कंटेनर एम्प्टी है या नहीं है, या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब ऑब्वियसली हमारा कलेक्शन इंटरफेस हमारे आइट्रेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, तो इसमें भी मेथड आ जाता है आइट्रेट, राइट। और आपको पता है ये मेथड कहाँ से आता है, आइट्रेबल इंटरफेस से। अगर ये मेथड हम कॉल करेंगे तो ये हमें एक आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट ला करके दे देगा और उससे हम अपने कलेक्शन में आइट्रेट कर सकते हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया था, तो इसको अभी के लिए स्किप कर देते हैं। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है हमारा, जो कि है टू एरे। अब इससे नाम से ही समझ आ रहा होगा ये क्या करेगा, आपके किसी भी कलेक्शन को एक एरे में स्टोर करके आपको दे देगा, राइट। अब एरे का क्या फायदा होता है आपको पता है, एरे कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है, तो आप उसमें रैंडम एक्सेस कर सकते हो। लेट से आपके पास इंटरनली लिंक लिस्ट है, राइट। यहाँ पे तो हमारे पास एरे लिस्ट ही है, पर लेट से मेरे पास इंटरनली है लिंक लिस्ट। मैं चाहूँ तो इस लिंक लिस्ट को भी एरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ एक सेट को भी, स्टैक को भी, क्यू को भी, किसी को भी एक एरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द मेथड टू एरे। पर यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, ये जो टू एरे मेथड है ना, ये मुझे एक ऑब्जेक्ट का एरे ला के देता है, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, मुझे इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे चला करके देखूँ तो मैं ये कुछ ऐसे काम करता है, लेट से ऑब्जेक्ट एरे obj इक्वल टू, लेट से मेरे कंटेनर का मैं सी, और मैं लिख दूँ सी डॉट टू एरे, कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहूँ तो फिर इस ऑब्जेक्ट में लूप थ्रू कर सकता हूँ, एवरी ऑब्जेक्ट o in लेट से obj, और लेट से मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने प्रिंट कर दिया ओ। ये तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट और देखते हैं क्या हमारा सारा आउटपुट आ जाएगा। और बिल्कुल 1 2 3 हमारा प्रिंट हो गया, है ना। पर मैं ज़्यादा मेथड कॉल कर नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट का एरे है, तो ऑब्जेक्ट में मैं वही मेथड कॉल कर सकता हूँ जो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन होते हैं, नहीं तो मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे काम आता है हमारा इसका एक ओवरलोड। हमारे पास एक और मेथड है जो कि है टू एरे ही, पर वो हमें एक ऑब्जेक्ट का एरे ला करके नहीं देता, वो हमें एरे ला करके देता है जिसका भी हमें चाहिए। तो वो हमें टी टाइप का एरे ला करके देता है। अगर नहीं जेनरिक्स यूज करता है तो हम बता सकते हैं टी क्या है, और वो हम कहाँ बताते हैं, वो हम बताते हैं इस मेथड के पैरामीटर में पास करके। तो बेसिकली ये जो टू एरे मेथड है ना, ये हमसे पहले लेता है एक टी टाइप का एरे, लेट से ए, और वो उसी टाइप का हमें एरे ला करके देता है। क्या मतलब, बड़ा कंफ्यूजिंग है ना ये। अगर अब इसको यूज करके बताऊंगा तो आपको सही समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा कलेक्शन है ये इंटीजर का कलेक्शन है, तो मुझे ना इंटीजर का ही एरे चाहिए, और अंदर से वो लिंक लिस्ट यूज करता होगा। तो मुझे एक इंटीजर का एरे चाहिए, लेट्स से इंटीजर ARR, और यहाँ पे मैंने एरे का साइन नहीं बनाया, हाँ, तो मैं बनाऊंगा ARR इक्वल टू, अब मैं लिख सकता हूँ कलेक्शन C डॉट टू एरे। पर मैं कौन सा वाला टू एरे यूज करने वाला हूँ, मैं ये वाला टू एरे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पर कॉल किया, ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है एक आर्ग्यूमेंट। अब मुझे इसे आर्ग्यूमेंट में क्या देना चाहिए, देखो मैं इसे आर्ग्यूमेंट में दूंगा कि मुझे किस टाइप का एरे चाहिए, मुझे इंटीजर टाइप का एरे चाहिए। अब मैं वो उसे कैसे बताऊं, या तो मैंने पहले से ही एक इंटीजर एरे बना के रखा हो, लेट्स से इंटीजर, लेट्स से ARR2 बोल लेते हैं इसको, इक्वल टू न्यू इंटीजर। अब ये मैं कितने साइज का बनाऊं कोई मैटर नहीं करता, लेट्स से मैंने 0 साइज का बनाया। अब 0 साइज के एरे का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं। 0 साइज का एरे मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, कोई मेमोरी घेरता ही नहीं है, बस ये मैंने डिनोट करने के लिए बनाया है, और मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये वाला काम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसके स्पेलिंग्स गलत लिखे हुए हैं, ओके, ठीक है। तो देखो मेरा कोड चल जाएगा। तो अब मैं चाहूँ तो मैं हर एलिमेंट को ला करके प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर एवरी इंटीजर, लेट्स से इंटीजर I इन ARR, और मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और I को प्रिंट कर दूं कुछ इस तरीके से। तो मेरे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाने चाहिए, 1 2 3 बिल्कुल हो गए, है ना।
तो मैं ये वाला टू एरे फंक्शन मेरे बहुत काम का है, क्योंकि ये मुझे उसी टाइप का एरे ला करके देता है जो मुझे चाहिए, है ना, जिस डेटा टाइप का मुझे चाहिए। अब यहाँ पे ना इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक खाली एरे पास करना पड़ा। तो इसके लिए मुझे एक नया एरे बनाने की क्या जरूरत थी, मैं इसको यहाँ बनाता ही नहीं। व्हाट इफ मैं इसको यहीं पे पास कर देता कुछ ऐसे, लेट्स से न्यू इंटीजर, और यहाँ पे 0 साइज का पास कर देता, तो भी मेरा काम हो जाता। अभी भी मैं इसे रन करूंगा तो भी मेरा सेम आउटपुट आ जाएगा, बिल्कुल सही। बस याद रखना ये जो न्यू इंटीजर 0 है ये बस एक डिनोशन है, कि वैसे तो मैंने 0 साइज का एरे बनाया विच इज कोई मेमोरी पे वो जगह ही नहीं घेर रहा, पर ये बस डिनोट करने के लिए, टू एरे को बताने के लिए कि मुझे जो रिटर्न में एरे चाहिए वो किस डेटा टाइप का एरे चाहिए, राइट। अब हमने इतने सारे मेथड देख लिए, है ना, कि हम किसी एलिमेंट को चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि कलेक्शन में उसका साइज क्या है, वो एम्प्टी है या नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, वगैरह वगैरह, और उसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर हमने बहुत ही बेसिक ऑपरेशन तो देखा ही नहीं जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, ऐड मेथड। आपको पता है ना कलेक्शन का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। हर कोई कलेक्शन में हम एलिमेंट को ऐड तो कर ही सकते हैं, है ना। और ये किस टाइप का एलिमेंट ऐड करता है, किसी भी टाइप का। हम जेनरिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो अगर हम इंटीजर्स के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इंटीजर पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग्स के साथ काम कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस मेथड का रिटर्न टाइप बूलियन क्यों है? देखो, अगर इसने सक्सेसफुली किसी एलिमेंट को ऐड कर दिया तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और ऐड नहीं कर पाया तो रिटर्न करेगा फॉल्स। अब ऐसा कौन सा केस हो सकता है जब ये ऐड ना कर पाए, अभी देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल के लिए लेट से मैं इस कलेक्शन में एक नया एलिमेंट ऐड करता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट से बूलियन b इक्वल टू सी डॉट एड 4। तो मैंने 4 ऐड किया। अभी मैं अंडरलाइन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ लिंक लिस्ट। तो 1 2 3 के बाद 4 आ जाना चाहिए, ठीक है, ओके। मान लो 4 आ गया होगा, मुझे बस ये देखना है कि ये जो b है इसके अंदर क्या स्टोर है, ट्रू स्टोर है या फॉल्स स्टोर है। ऑब्वियसली अगर 4 सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया होगा जिसमें ट्रू आना चाहिए, तो एक बार वो हम प्रिंट करके देख लेते हैं। ट्रू, बिल्कुल सही, राइट। तो ये एलिमेंट अच्छे से इंसर्ट हो गया। अभी मैं काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट करके रख लेता हूँ, ठीक है। पर ये फॉल्स किस केस में आएगा, मैं बताता हूँ किस केस में आएगा। व्हाट इफ हमारा अंदर में हमने हैश सेट यूज किया हो, हैश सेट कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हैश सेट में आपको पता है डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती। तो मैंने 1 2 3 इंसर्ट किया हुआ है। क्या हो अगर मैं दोबारा से 3 इंसर्ट करने की कोशिश करूं, क्या अब मेरा एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा? आंसर है नहीं हो पाएगा, मेरे पास आएगा फॉल्स। तो इस केस में ऐड मेथड हमें फॉल्स ला करके देता है, जिस केस में वो उस कलेक्शन में कुछ चेंज नहीं कर पाया, राइट। अब मैंने जब इसको जब मैंने इसको 3 दिया ऐड करने के लिए, ये 3 को ऐड नहीं कर पाया क्योंकि हैश सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती, तो 3 पहले से था। तो जब वो उस बकेट में गया होगा डालने, उसने देखा होगा ये तो पहले से है, तो उसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। अब देखो, अगला मेथड अगर हम ऐड कर सकते हैं तो हम रिमूव भी कर सकते होंगे, रिमूव। और हम रिमूव क्या कर सकते हैं? अब आप सोच रहे होगे हम रिमूव भी वही एलिमेंट करेंगे जो हमने ऐड किया होगा, यानी कि ई, है ना। अब ई कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, पर रिमूव जावा के अंदर लेता है आपका ऑब्जेक्ट टाइप का पैरामीटर ओबीजे। अगेन ऑब्जेक्ट ही क्यों? ऑब्जेक्ट तो पेरेंट है हर क्लास का, है ना। तो इसने ऑब्जेक्ट इतना जेनरिक क्लास क्यों ली एज अ पैरामीटर? इसलिए ली। अब आपको पता है रिमूव करने के लिए आपको एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा, चाहे सबसे कंपेयर करना पड़े या सेट के केस में किसी एक से कंपेयर करना पड़े। और कंपैरिजन के लिए लगता है इक्वल्स मेथड, राइट। और इक्वल्स मेथड एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्ट क्लास में। तो इसने पूरा का पूरा आपका एक ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो ये कोई भी आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। इंटरेस्टिंगली आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, क्योंकि ये पैरामीटर में ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल लेता है ना। क्योंकि हमें बस इक्वल्स मेथड से मतलब है, और इक्वल्स मेथड तो ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइंड है। तो बेसिकली हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेट्स से हम देखते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। और व्हाट इफ मैं कोशिश करूं सी डॉट रिमूव करने की, लेट्स से 2। तो मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ किसको? 2 को। अब आपको पता है अंदर से मैं हैश सेट यूज कर रहा हूँ, तो मेरा कांस्टेंट टाइम में ऑपरेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट 2 की बकेट में जाऊंगा। अगर 2 एग्जिस्ट करता होगा तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा और रिटर्न टाइप दे दूंगा ट्रू, है ना। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इनकेस अगर मैं 2 रिमूव नहीं कर पाऊंगा तो रिटर्न होगा फॉल्स। अभी आपको पता ही है 2 मैं रिटर्न कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा ट्रू। अब आप सोचो 2 मैं निकाल चुका हूँ, व्हाट इफ मैं 4 को निकालने की कोशिश करूँ, व्हाट इफ मैं 4 को निकालने की कोशिश करूँ। 4 तो मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ 1 2 3 एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या मेरा 4 निकल पाएगा? देख लेते हैं। जैसे ही मैंने चलाया आंसर आया फॉल्स। नहीं, क्योंकि 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम एक यहाँ पे एरे लिस्ट यूज करते हैं, कोई भी लिस्ट यूज करते हैं, लेट्स से एरे लिस्ट, और हमारे पास डुप्लीकेट्स एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे लेट्स से सी डॉट एड 3, सी डॉट एड 3 दोबारा 3 करता, तो ये जो रिमूव अगर मैं यहाँ पे लिखता सी डॉट रिमूव 3, तो ये कौन सा 3 रिमूव करता? ये पहला 3 रिमूव करता। तो जो भी फर्स्ट ऑकरेंस है 3 का, ये उसे रिमूव कर देगा।
और अगर हम अब कोड रन करेंगे तो आंसर आएगा ट्रू, रिमूव हो चुका है। और अब अगर मैं अपना पूरा एरे प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास सिर्फ 1 2 3 प्रिंट होगा, तो दूसरा ऑकरेंस मेरा वहीं बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ लेट्स से एवरी एलिमेंट इन सी, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 2 3, है ना, हमारा दूसरा 3 रिमूव हो गया। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको भी एक बार कमेंट कर लेते हैं। अब जैसे हमने ऐड किया, रिमूव किया, हमारे पास आते हैं कुछ बल्क ऑपरेशंस। एक आता है ऐड ऑल, ये आपको पता ही है क्या करता होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ ऐड करता होगा। अगेन ये ऐड ऑल मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा, बूलियन होगा। और ये पैरामीटर में क्या लेता होगा, ये पैरामीटर में ले सकता होगा कोई भी कलेक्शन। और कोई भी कलेक्शन किस टाइप की, कोई भी कलेक्शन लेट्स से सी ऑफ टाइप वाइल्ड कार्ड एक्सटेंड्स ई, राइट। अब इसने ये क्यों लिखा हुआ है वाइल्ड कार्ड एक्सटेंड्स ई, आप सोचो हमने समझा था कि आप किसको ऐड कर सकते हो। अगर हमारा जो कलेक्शन है वो ई टाइप की है तो आप ई को या उसके किसी भी सब टाइप को ऐड कर सकते हो, है ना। अगर आप एनिमल को ऐड कर सकते हो तो आप डॉग को भी ऐड कर सकते हो, कैट को भी ऐड कर सकते हो, वगैरह वगैरह। इसलिए हमने इसका पैरामीटर वाइल्ड कार्ड एक्सटेंड्स ई लिखा हुआ है। तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं, लेट्स से हमारे पास कलेक्शन है सी, तो मैं लिख सकता हूँ सी डॉट एड ऑल, और मुझे यहाँ पे कलेक्शन देनी है। तो लेट्स से काम करते हैं, हमारे पास लिस्ट में एक मेथड होता है लिस्ट डॉट ऑफ, और मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स पास कर सकता हूँ 5 6 7 8 9, तो ये इसकी एक लिस्ट बन गई। ठीक है, जब हम लिस्ट इंटरफेस पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा ये ऑफ मेथड कौन सा है। पर आप मान लो मैंने एक लिस्ट बना दी 5 6 7 8 9 की, और उसमें हमारे अपने कलेक्शन में ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगेन मैं चाहूँ तो मैं सारे एलिमेंट्स अपने कलेक्शन के प्रिंट करके देख सकता हूँ। पर यहाँ पे मुझे आपको एक और इंटरेस्टिंग मेथड बताना है। व्हाट इफ अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे सिर्फ सी लिख दूँ, सी। और आपको पता है जब भी मैं सिर्फ सी लिखता हूँ तो क्या होता है, अंदर से प्रिंट एलन टू स्ट्रिंग उस पर लगा ही देता है, तो डॉट टू स्ट्रिंग, तो बेसिकली अंदर से सी का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा। अब टू स्ट्रिंग मेथड तो ऑब्जेक्ट से आता है, तो क्या हमारे कलेक्शन ने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किया हुआ है, आंसर है बिल्कुल किया हुआ है। और अब आप देखो हमारा आउटपुट कैसे आएगा, ये देखो हमारा आउटपुट आएगा एक प्रॉपर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये है एक विजुअलाइजेशन कि हमारा आउटपुट दिखना कैसे चाहिए। तो उसने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किया हुआ है कि जब भी हम सीधा एक कलेक्शन प्रिंट करने की कोशिश करें तो हमें प्रॉपर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड कलेक्शन प्रिंट हो जाए, राइट। तो हमें बार बार ये लूप्स लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ऐसे प्रिंट करके देख सकते हैं। और हमने देखा हमारे सारे ये वाले एलिमेंट्स ऐड हो गए। अब जैसे हमारे पास ऐड ऑल था, हमारे पास एक मेथड है कंटेन्स ऑल, जो चेक करता है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो अगेन इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बूलियन होगा। और ये क्या लेता होगा, ये लेता होगा एक कलेक्शन टाइप का एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट लेगा, ये कलेक्शन टाइप का लेगा वाइल्ड कार्ड। बेसिकली कुछ भी ले सकता है ये, है ना, क्योंकि हमें कंटेन्स चेक करना। और आपको पता है कंटेन्स का मतलब क्या होता है, हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि इक्वल से होता है कंपैरिजन। अब अगर इक्वल से ही होता है तो हम यहाँ पे ई लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखते हैं कोई भी कलेक्शन आ जाए, राइट, क्योंकि डॉट इक्वल्स मेथड तो ऑब्जेक्ट क्लास से आता है, तो वो सब इनहेरिट करते हैं, है ना। तो हमने बस यहाँ पे लिख दिया कलेक्शन विद वाइल्ड कार्ड सी। तो अगर मेरा अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर एरे लिस्ट है तो यहाँ पे मैं ये भी चेक कर सकता हूँ, लेट्स से मैं लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे सिंपली बस चेक कर लूँ कि जो मेरी कलेक्शन है सी डॉट कंटेन्स ऑल लिखना पड़ेगा मेरे को, कंटेन्स ऑल। और मुझे यहाँ पे कलेक्शन पास करनी है, तो लेट्स से मैंने पास किया कलेक्शंस, अगेन लिस्ट डॉट ऑफ, और यहाँ पे मैंने पास किया 1 2 3। तो आपको पता है इसका आंसर होना चाहिए ट्रू, क्योंकि 1 2 3 हमारा एग्जिस्ट करता है हमारी कलेक्शन में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं कमेंट और इसको प्रिंट करके देखते हैं, ट्रू, राइट। तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। अब अगेन आप रिमूव ऑल भी इमेजिन कर सकते हो। अगर हमारे पास ऐड ऑल है, कंटेन्स ऑल है, तो रिमूव ऑल भी होगा, सारे बल्क ऑपरेशन है। ये भी अगेन बूलियन है, अगर रिमूव कर पाया तो रिटर्न देगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और ये क्या लेता होगा, ये कलेक्शन लेता होगा ऑफ एनी टाइप, अगेन एनी टाइप सी। अगेन सेम रीजन है, क्योंकि रिमूव ऑल भी कैसे रिमूव करेगा, कंपैरिजन करके, और कंपैरिजन करने के लिए हमें चाहिए इक्वल्स मेथड, और इक्वल्स मेथड होता है ऑब्जेक्ट क्लास में, है ना। तो हमने यहाँ पे सीधा वाइल्ड कार्ड यानी कि कोई भी कलेक्शन एक्सपेक्ट कर लिया। अब इसमें भी आप चाहो तो एक साथ रिमूव करके देख सकते हो, बिल्कुल सेम काम करेगा। इसके अलावा ऐड, रिमूव और कंटेन्स के अलावा हमारे पास एक और बल्क ऑपरेशन है विच इज रिटेन ऑल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल रिमूव ऑल के उल्टा काम करता है। इनफैक्ट ये काम करता है जैसे हमारा इंटरसेक्शन काम करता है। ये कहता है कि जो भी मेथड मैं आर्ग्यूमेंट में दूंगा उसको छोड़ के सारे बाकी एलिमेंट्स रिमूव कर दो, राइट। और ऑब्वियसली ये भी कौन सा पैरामीटर एक्सपेक्ट करता होगा, ये भी कोई भी कलेक्शन एक्सपेक्ट करता होगा, क्योंकि काम तो ये रिमूव वाला ही कर रहा है, इक्वल्स ऑपरेटर चेक कर रहा होगा अंदर से। तो एक काम करते हैं, पहले हम सी डॉट लिखते हैं, लेट्स से रिमूव ऑल। हमारे पास अभी की लिस्ट क्या थी, हमारे पास थी अगर हम देखेंगे तो 1 2, इसी वाले 3 को हटा देते हैं, हमारे पास लिस्ट थी 1 2 3। तो हमारी लिस्ट में और कुछ एलिमेंट ऐड नहीं हुआ होगा, हम चाहे तो इसको भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, सी डॉट रिमूव ऑल। तो लेट्स से यहाँ पे हम देते हैं एक लिस्ट डॉट ऑफ,
और मैं यहाँ पे देता हूँ 1,2। तो आपको पता है क्या होगा, हमारा 1,2,3 वाली लिस्ट में से 1 2 हट जाएगा। तो अगर मैं system.out.println हमारी लिस्ट सी प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ 3, क्योंकि 1 2 हट चुका होगा 3, बिल्कुल राइट। इनफैक्ट अगर मैं इसका उल्टा करता, मैं यहाँ पे लिखता रिटेन ऑल, तो मैं 1 2 को छोड़ के 3 को डिलीट कर देता, तो हमारे पास आंसर आ जाता 1,2। ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास कौन से मेथड हैं? इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही सिंपल मेथड है क्लियर, जो क्या करता है, हमारे पूरे के पूरे कंटेनर को खाली कर देगा। तो लेट्स से अब इसके पास 1 2 3 भरा हुआ था, अगर मैं करूंगा c.clear और उसके बाद अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा हमारे कलेक्शन को, तो आंसर आएगा खाली, हमारा कलेक्शन खाली हो चुका है। इसको एक बार रन करते हैं तो देखो बिल्कुल एम्प्टी है ना। क्लियर बहुत काम आता है कभी कभार, अगर आपको पता है आपके कलेक्शन में आपको सब कुछ खाली करना है दोबारा से, तो आप सिंपली c.clear कर सकते हो। तो हमने कलेक्शन के सारे मेथड्स देख लिए, कुछ और मेथड्स बचते हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा, पर उसके अलावा मेजरली हमने सारे देख लिए। तो मोटा मोटा में फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल अगर हम लगाएं तो हमें समझ आ जाएगा कलेक्शन के अंदर कौन से मेथड्स हो सकते हैं। भाई हम हर कलेक्शन में ऐड रिमूव वगैरह तो कर ही सकते हैं, सेम तो ऐड ऑल भी कर सकते हैं, रिमूव ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिटेन ऑल स्पेशल आ जाता है राइट। हम चेक कर सकते हैं कोई एलिमेंट है और उसका बल्क है राइट, तो कंटेन्स ऑल भी आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास 2 एरे के मेथड्स हैं राइट। एक तो अगर आपको ऑब्जेक्ट एरे चाहिए तो उसका भी है, और अगर आपको एक पर्टिकुलर कलेक्शन में चाहिए तो उसके लिए भी है राइट। उसके अलावा ऑब्वियसली एक आइट्रेटर मेथड है जो आपको आइट्रेबल से मिल जाता है। तो मेजरली तो यही मेथड्स हैं। इसके अलावा साइज वगैरह चेक करना हो तो साइज है, इज एम्प्टी है, वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली बिल्कुल लॉजिकल साउंड कर रहे हैं कौन से मेथड कलेक्शन में होने चाहिए, है ना। अब अगर आप देखोगे तो हमारे ऑब्जेक्ट क्लास से कौन कौन से मेथड आते हैं, तो हमारे पास आते हैं इक्वल्स, हैश कोड, और ऑब्वियसली वो सब मेथड्स भी इसमें होने चाहिए। अब आपको पता है इसने इक्वल्स को ओवरराइड किया होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट का इक्वल्स मेथड है वो रेफरेंस कंपेयर करता है, और हमें इक्वालिटी के लिए वैल्यूज कंपेयर करनी पड़ेगी। तो हमारा जो कलेक्शन का इक्वल्स मेथड है वो एक्चुअली वैल्यू कंपेयर करता है। और अगेन आपको पता है हमारा एक रूल है इक्वल्स और हैश कोड का, कि अगर दो ऑब्जेक्ट इक्वल्स हैं यूजिंग देयर इक्वल्स मेथड तो उनका हैश कोड भी इक्वल होना चाहिए, पर वाइस वर्सा में नॉट बी ट्रू राइट। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप कोई खुद की क्लास बनाते हो, लेट्स से कल को मैं क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट, तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि इस स्टूडेंट क्लास के अंदर अगर मैं इक्वल्स को ओवरराइड कर रहा हूं तो मैं हैश कोड को भी ओवरराइड करूं, ताकि हमेशा मेरा जो लॉ है इक्वालिटी और हैश कोड का कॉन्ट्रैक्ट है वो मेंटेन रहे राइट। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो हमने अपने सारे मेथड देख लिए जो हमारे कलेक्शन इंटरफेस में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 और मेथड्स हैं जो मॉडर्न जावा में इंट्रोड्यूस हुए थे, और ये सारे आपके डिफॉल्ट मेथड्स हैं। इनफैक्ट मॉडर्न जावा में कोई भी इंटरफेस में अगर आप मेथड इंट्रोड्यूस करोगे तो हम उसको डिफॉल्ट बना के ही इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि पुरानी जावा का जो भी कोड है जो यूज़ कर रहा है इंटरफेसेस को वो फटे ना, वरना उसको क्या करना पड़ेगा, इन मेथड्स को भी ओवरराइड करना पड़ेगा अगर वो डिफॉल्ट नहीं होंगे राइट। अब अच्छा, ये कौन से मेथड्स हैं? एक है रिमूव इफ, स्प्लिट आइट्रेटर, स्ट्रीम और पैरेलल स्ट्रीम। इसमें से ये जो रिमूव इफ मेथड है, अगेन ये पार्ट है हमारे फंक्शनल इंटरफेस का, ठीक है। तो ये हमें तभी समझ आएगा जब हम फंक्शनल इंटरफेस समझ जाएंगे, क्योंकि वहां से हमारा आता है लैम्डास का कॉन्सेप्ट राइट। तो ये हम तब समझेंगे जब हम फंक्शनल इंटरफेस का लेक्चर देखेंगे। इसके अलावा स्ट्रीम, पैरेलल स्ट्रीम और स्प्लिट आइट्रेटर, ये सब अगेन तब हम समझेंगे जब हम जावा में स्ट्रीम्स की बात कर रहे होंगे राइट। यही सब मेथड है कलेक्शन इंटरफेस के। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द मेथड्स जो आप एक कलेक्शन पे कर सकते हो वो हमने यहीं पे ही डिक्लेयर कर रखे हैं राइट। तो हमारे जो स्पेसिफिक इंटरफेसेस हैं जैसे कि लिस्ट हो गया, सेट हो गया, या फिर हमारा क्यू हो गया, अब उसमें सिर्फ लिस्ट, सेट या क्यू स्पेसिफिक मेथड्स रह जाते हैं राइट। मेजॉरिटी ऑफ दी चीज़ें जो आप एक कंटेनर पे कर सकते हो वो आपका कलेक्शन ही डिक्लेयर कर देता है। अब जब हम धीरे धीरे जाके स्पेसिफिक इंटरफेसेस को पढ़ेंगे कि लिस्ट के अंदर क्या है, सेट के अंदर क्या है, क्यू के अंदर क्या है, तो आपको समझ आएगा कि वहां पे सिर्फ उस डेटा स्ट्रक्चर के ओरिएंटेड मेथड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्यू की बात करें तो उसमें मेथड होगा कि हम फ्रंट से एलिमेंट को कैसे निकालते हैं या बैक से एलिमेंट को कैसे निकालते हैं राइट। सेट की बात करेंगे तो हमें पता लगेगा टॉप से एलिमेंट को कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह। जब हम एक ट्री सेट की बात करेंगे जो कि बीएसटी इंप्लीमेंट करता है, तो हम वहां पे समझेंगे कि हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे कर सकते हैं, प्री ऑर्डर कैसे कर सकते हैं राइट। तो ये सारी चीजें हम तब समझेंगे जब हम उस स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर के मेथड्स को समझेंगे या उसके इंटरफेसेस को समझेंगे। पर कलेक्शन इंटरफेस में इतना ही था। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।